अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था केपलर्स लॉज के बारे में, ठीक है। तो आज हम केपलर्स लॉज को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे केपलर्स का सेकंड लॉ कि केपलर्स का सेकंड लॉ जो है वो क्या था। मतलब प्लेनेट जब सन के अराउंड मूव करता है तो उससे रिलेटेड हमारे पास जो केपलर्स का सेकंड लॉ है, ठीक है। प्लेनेट के मोशन के बारे में केपलर्स ने जो सेकंड लॉ दिया था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेनेट के मोशन के बारे में केपलर्स का जो सेकंड लॉ था वो क्या था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी। तो उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। तो केपलर्स का सेकंड लॉ क्या है। केपलर्स का सेकंड लॉ ये है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज कांस्टेंट, ठीक है। केपलर्स के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कि प्लेनेट्स जो है वो इक्वल एरिया को स्वीप करेगा इक्वल टाइम में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक प्लेनेट है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है, तो उसने अगर किसी टाइम में कुछ एरिया कवर किया है, ठीक है, तो अगर वो प्लेनेट किसी भी जगह पे पहुंच जाए, सन के अराउंड किसी भी जगह पे पहुंच जाए, ठीक है, तो उसको उतने टाइम में उतना ही एरिया कवर करना होगा, ठीक है। तो ये था केपलर्स का सेकंड लॉ। तो केपलर ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। कि प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कि प्लेनेट्स को इक्वल एरिया ही कवर करना होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। लेट सपोज आपके पास यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, मैं आपको बना देता हूँ ये। लेट सपोज अगर आपके पास ये एक एलिप्स है, ठीक है, ये आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास ये जो फोकस है, आपको मैंने कल कहा था कि हमारे पास एलिप्स के दो फोकस होते हैं। तो सन तो या एलिप्स के इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सन है वो इस फोकस पे, ठीक है। और लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेनेट जो है यहाँ पे सन है, ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स है, इसके दो फोकस होते हैं। तो सन जो है वो इस फोकस पे है एलिप्स के। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लेनेट है, ठीक है, और वो प्लेनेट यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेनेट लेट सपोज यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने जो फासला है, ये जो पाथ है, इसने ये डिस्टेंस कुछ टाइम में कवर किया होगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो टाइम लिया था वो टी टाइम था, ठीक है। और इसने यहाँ से यहाँ तक आने में जो एरिया कवर किया है वो ए है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड जब मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसने यहाँ से यहाँ तक आने में जितना डिस्टेंस यहाँ पे इसने कवर किया, ठीक है, उसने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और इसने जो एरिया कवर किया है उसको हम यहाँ पे ए नाम देते, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा प्लेनेट को, टी टाइम, ठीक है। और इसने कितना एरिया कवर किया, ए एरिया, ठीक है। तो अब अगर ये प्लेनेट, ये हमारे पास जो ये प्लेनेट है, ठीक है, अगर ये प्लेनेट यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे पहुँचता है, कहीं पे भी जगह पे पहुँचता है, ठीक है, सन के अराउंड, तो प्लेनेट को टी टाइम में ए एरिया ही कवर करना होगा, ठीक है। ये था केपलर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। तो अगर प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो टी टाइम में उसने अगर ए एरिया कवर किया है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि लेट सपोज हमारे पास प्लेनेट जो है वो लेट सपोज यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो इस प्लेनेट को टी टाइम में इतना ही एरिया कवर करना पड़ेगा, ये ए एरिया ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लेट सपोज प्लेनेट यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, तो प्लेनेट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको इतना ही एरिया कवर करना चाहिए टी टाइम में, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि जब प्लेनेट यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है, पहले प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने टी टाइम में एरिया कवर किया, ठीक है। फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लेनेट यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है, तो प्लेनेट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो टी टाइम में वो कितना एरिया कवर करेगा, ए एरिया उसको कवर करना चाहिए। ये स्केपलर्स का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो जब प्लेनेट यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो इसको इतना ही एरिया कवर करना है, ठीक है। तो प्लेनेट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ तक इतना ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। क्यों यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करेगा, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास केपलर्स का सेकंड लॉ क्या है। केपलर्स का सेकंड लॉ ये है कि अगर आपके पास कोई प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसको
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करना होगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे टी टाइम है तो इसने ए एरिया कवर किया, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये पहुंचेगा तो इसको टी टाइम में ए एरिया ही कवर करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जब आएगा प्लेनेट, ठीक है, तो प्लेनेट यहाँ पे टी टाइम में इतना ही एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो इतने एरिया को कवर करने के लिए ये क्या कर लेगा, ये अपनी स्पीड को यहाँ पे कम कर लेगा। प्लेनेट प्लेनेट अपनी स्पीड को क्यों कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास सन था, ठीक है, यहाँ पे प्लेनेट था। तो प्लेनेट यहाँ पे सन के क्या था, करीब था, ठीक है। लेकिन जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वो सन से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो सन से दूर होने की वजह से ये अपने एरिया को क्या कर सकता है, ये अपने एरिया को बढ़ा सकता था, ठीक है। तो एरिया को तो हमने नहीं बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास केपलर का सेकंड लॉ क्या है कि प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया उसको कवर करना पड़ेगा सन के अराउंड प्लेनेट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वो तो सन से दूर होता जाएगा, ठीक है। जब सन से वो दूर होता जाएगा तो वो तो अपने एरिया को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। जब वो अपने एरिया को बढ़ाता जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे हमने तो एरिया को इक्वल रखना है, हमने तो इतना ही एरिया कवर करना है टी टाइम में, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, ये प्लेनेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये अपनी स्पीड को कम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसने इतना ही एरिया कवर करना है, ठीक है। तो जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कर लेगा, ये अपनी स्पीड को कम कर लेगा और ये इतना ही एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें ये पता चला, या मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है। कि लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लेनेट है, ठीक है, और ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि डी टी टाइम में, ठीक है, डी टी टाइम में इसने डी ए एरिया कवर किया है, ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक जब गया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सन है, ठीक है। तो इसने कितना एरिया कवर किया, ये, ठीक है। तो डी टी टाइम में इसने डी ए एरिया कवर किया, ठीक है। तो अब ये प्लेनेट इस एलिप्स में जिस भी जगह पे पहुंचेगा इसको डी टी टाइम में डी ए एरिया ही कवर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड, ठीक है। तो अगर ये प्लेनेट यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है, तो इस प्लेनेट ने क्या करना है, इतना ही एरिया कवर करना है, ठीक है, जितना इसने किया, ठीक है। डी टी टाइम में इसने जितना जितना डी एरिया कवर किया है, मतलब इसने यहाँ पे प्लेनेट ने यहाँ से यहाँ तक आने में जितना एरिया कवर किया है, तो यहाँ पे भी प्लेनेट जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको इतना ही एरिया कवर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास जो प्लेनेट है वो सन से दूर होगी, ठीक है। तो प्लेनेट जब सन से दूर होती जाएगी तो हमारे पास इसमें तो ये एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेनेट क्या करेगा, ये अपने एरिया को बढ़ा सकता था, ठीक है। तो ये एरिया को जब बढ़ाएगा, ठीक है, तो एरिया को तो हमने नहीं बढ़ने देना, ठीक है, क्योंकि प्लेनेट स्वीप इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कि मतलब प्लेनेट को इतना ही एरिया कवर करना पड़ेगा इतने ही टाइम में, ठीक है। जितना इसने यहाँ पे कवर किया है प्लेनेट ने, उतना इसको यहाँ पे भी एरिया कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अपने एरिया को बढ़ा सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेनेट जो है ये सन से दूर हो गया, ठीक है। तो ये तो अपने एरिया को बढ़ा सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये प्लेनेट पहुंच जाएगा तो अपने एरिया को, अपने इस एरिया के बराबर करने के लिए ये क्या कर लेगा, ये प्लेनेट यहाँ पे स्लो चलेगा, ये अपनी स्पीड को कम कर लेगा और यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एरिया और ये एरिया जो है ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो केपलर्स का सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि प्लेनेट को इक्वल एरिया ही कवर करना होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर इसने यहाँ से यहाँ तक आने में इतना एरिया कवर किया, ठीक है, तो ये प्लेनेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये प्लेनेट इतना ही एरिया कवर करेगा इस जगह पे भी, ठीक है। तो इस एरिया को, इस इन दोनों एरियाज को बराबर करने के लिए प्लेनेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या करेगा, प्लेनेट अपनी स्पीड को कम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसने अपने एरिया को इस एरिया के बराबर करना है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, प्लेनेट यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये अपनी स्पीड को कम कर लेगा और ये एरिया इस एरिया की बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास केपलर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। केपलर्स के सेकंड लॉ से हमें दो बातें पता चली है, ठीक है, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि केपलर्स के सेकंड लॉ का कंक्लूजन ये है कि प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड, कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते। यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने इतना एरिया कवर किया, ठीक है। तो जब प्लैनेट यहाँ पे होगा तो तेज चलेगा, लेकिन जब यहाँ पे प्लैनेट पहुंच जाए तो इसने इतना ही एरिया कवर करना है, ठीक है। तो इस इतने एरिया को कवर करने के लिए क्या करेगा, ये प्लैनेट अपनी स्पीड को कम कर लेगा, ठीक है। प्लेनेट यहाँ पे अपनी स्पीड को कम कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, वो अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो जब प्लेनेट सन के करीब होता है, यहाँ पे सन है और प्लेनेट इसके करीब है, तो प्लेनेट जब सन के करीब होता है तो वो
ज़्यादा स्पीड से चलता है, ठीक है, और जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो वो कम स्पीड के साथ चलता है, ठीक है। तो प्लैनेट केप्लर्स के सेकंड लॉ से हमें दो बातें पता चली है, दो कंक्लूजन इसके आए हैं, ठीक है। कंक्लूजन्स क्या है इसके? कंक्लूजन इसका ये है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते, प्लैनेट सन के अराउंड अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है, ठीक है। जब प्लैनेट सन के करीब पहुंचता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जब प्लैनेट सन से दूर चला जाता है तो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास केप्लर सेकंड लॉ का कंक्लूजन, ठीक है। अब हमारे पास जो केप्लर्स का सेकंड लॉ है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका तो आपको मैंने बता दिया कि इसका मतलब ये है कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि प्लैनेट्स को इक्वली एरिया कवर करना होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मतलब उसने जितना एरिया कवर किया है जितने टाइम में, उतना एरिया उसको कवर करना पड़ेगा एक उतने ही टाइम में किसी भी जगह पे, ठीक है। प्लैनेट जहाँ भी पहुंचेगा सन के अराउंड, ठीक है, तो उसको उतना ही एरिया कवर करना पड़ेगा उतने ही टाइम में, ठीक है। तो ये था हमारे पास केप्लर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या आती है? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, इसका तो मतलब ये है कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? केप्लर्स के सेकंड लॉ को हम मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू अबाउट स्टेटमेंट, हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ये केप्लर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके मुताबिक एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट का मतलब क्या है? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट का मतलब ये है कि चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये केप्लर सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि केप्लर्स का सेकंड लॉ जो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, मतलब उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब उसको इतना ही एरिया कवर करने पड़ेगा उतनी ही टाइम में, मतलब वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास केप्लर्स के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। हमारे पास जो केप्लर्स का सेकंड लॉ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों होता है, ठीक है। चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस तरह से होता है, या इसको आप लिख सकते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तब हम इसके प्रूफ पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो केप्लर्स का सेकंड लॉ है वो हमें कहता है कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको हमने प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एलिप्स है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक फोकस है, ठीक है, और इस फोकस पे हमारे पास सन है, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिप्स है, ठीक है, ये इस एलिप्स का फोकस है और इस फोकस पे यहाँ पे इसका सन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे प्लेनेट है पी, ठीक है। अच्छा, तो ये सन और ये प्लेनेट सन से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितना है, वो है आर, ठीक है। तो प्लेनेट सन से कितने डिस्टेंस पे होगा? आर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे आप देख लें कि जब प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। तो ये प्लेनेट है, ठीक है, तो ये प्लेनेट सन के अराउंड मूव करेगा एलिप्स के फॉर्म में, तो ये प्लेनेट हम मान लेते हैं कि ये वी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। प्लेनेट इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये थोड़े से टाइम डी टी टाइम के लिए चला, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये प्लेनेट इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े से टाइम डी टी टाइम के लिए चला, ठीक है। तो डी टी टाइम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा टाइम, ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम, ठीक है। तो थोड़े से टाइम में इस प्लेनेट ने बहुत कम एरिया कवर किया होगा, ठीक है। तो ये डी टी टाइम में लेट सपोज ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरे कलर पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्लेनेट था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि प्लेनेट जो है वो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो डी टी टाइम में ये प्लेनेट कितना चलेगा? बहुत थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि डी टी का टाइम का मतलब क्या होता है? बहुत कम, ठीक है। तो डी टी टाइम में ये बहुत कम एरिया कवर करेगा, तो लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है।
तो इसका जो एरिया है वो क्या पे हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये शेड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एरिया होगा, ठीक है। ये हमारे पास आर डिस्टेंस होगा, ये भी इलास्टिक के साथ प्लेनेट मूव कर रहा है, तो डी टी टाइम में ये कितना चलेगा, डी टी टाइम में ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक चलेगा, थोड़ा फासला ये कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके प्लेनेट से लेके सन तक हमारे पास डिस्टेंस है, वो क्या है, वो आर है, ठीक है। तो ये भी आर होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने लाइन को यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आर है और ये वी है, तो आर और वी के दरमियान कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो वो एंगल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, वो है थीटा, ठीक है। तो हमारे पास आर और वी के दरमियान जो एंगल है वो कितना हो गया, वो थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास वी है, तो आर और वी के दरमियान हमारे पास कुछ एंगल होगा, वो एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। तो प्लेनेट जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी इसकी क्या है, वी, ठीक है। और कितने टाइम में इसने किया है, डी टी टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, अच्छा, डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। क्योंकि वी कंसिडर द प्लेनेट मूव्स फ्रॉम फॉर टाइम डी टी, कि हमने ये कंसिडर किया है कि यहाँ पे जो प्लेनेट है वो डी टी टाइम के लिए चला है, ठीक है। तो टाइम कितना है हमारे पास, डी टी, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या है, वी, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड आपको पता होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम यहाँ पे क्या है, डी टी, स्पीड यहाँ पे क्या है, वी, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कवर बाय प्लेनेट कितना होगा, डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट इज इक्वल टू स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे क्या है, v, और टाइम कितना है हमारे पास, dt, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। डिस्टेंस को हम किस तरह लिखते हैं आपको पता होगा, s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर बाय प्लेनेट, यहाँ से यहाँ तक आने में प्लेनेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड v है और इसका टाइम कितने टाइम में इसने किया है, dt टाइम में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो आपको मैंने ये बताया, ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कुछ एरिया कवर किया होगा, ठीक है। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वो डिस्टेंस कितना है, वी डी टी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में प्लेनेट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वी डी टी है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये एरिया बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख ले, डी ए डिवाइड बाई डी टी, मतलब हमने यहाँ पे एरिया को लाना है, ए को हमने यहाँ पे लाना है, ठीक है। मतलब हमने एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया को हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस एरिया को फाइंड करना है, हमारे पास ये जो एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को बाहर निकालने के मतलब हम यहाँ पे इसको जूम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया है, हमारे पास यहाँ पे जो ये एरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको ये शो रहा होगा, ठीक है। प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है। तो ये इसका एरिया होगा, ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे जूम करके इसको बड़ा करके, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। इसको हम जूम करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये क्या है, आर, तो यहाँ पे आप देख लें आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, वी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें वी डी टी, ठीक है। अच्छा, आर और वी के दरमियान एंगल कितना था, थीटा। तो यहाँ पे आप देख लें थीटा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये आर है और ये हमारे पास क्या था, वी, ठीक है। तो आर और वी के दरमियान हमारे पास एंगल कितना था, थीटा, ठीक है। तो यही चीज़ ये है, ये एरिया मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास आर है, ठीक है, ये हमारे पास थीटा एंगल है, यहाँ पे आप देख लें आर थीटा एंगल, ये वी, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, वी डी टी, ठीक है। तो हमारे पास ये वी डी टी हो गया, ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि अगर हमने इस एरिया को फाइंड करना है तो ये हमें किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। आप इस शेप को देख लें, यहाँ पे मैंने जो ये शेप बनाया है मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये मैंने उठा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आर, ठीक है, ये हमारे पास आर था, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, वी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वी डी टी, ठीक है। और ये हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है।
अच्छा, तो अब इसको देख लें कि ये हमारे पास क्या शो कर रहा है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल को शो कर रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये बात आपको पता होगी कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अच्छा, तो बेस तो हमें पता है, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस इसका आर है, ठीक है। हमें हाइट इसका नहीं पता, ठीक है। आपने इसको हाइट नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर लेंगे यहाँ से जी, ठीक है। तो अब आप देख लें, ये इस बेस के क्या हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस तो आर है, ठीक है, ये आर है, ये बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है आर, ठीक है। लेकिन इसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हाइट क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। हमने इसको हाइट नहीं लेना क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर लेंगे और उसको क्या कहेंगे, एच हाइट, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये आर है, ये हमारे पास वी था। तो आर और वी के दरमियान हमारे पास एंगल कितना था, थीटा, ठीक है। तो ये टोटल एंगल हमारे पास कितना होगा, ये टोटल एंगल हमारे पास कितना आता है, 180, ठीक है। तो अगर हमारे पास इतना जो है वो थीटा है, ठीक है, और ये टोटल कितना होता है 180, तो अगर हमने जस्ट इसको फाइंड करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास ये जो टोटल है ये कितना है 180, ठीक है। हमें ये पता है इतना, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है वो कितना है थीटा, ठीक है। टोटल कितना होता है 180, यहाँ से यहाँ तक कितना है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है टोटल 180, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है थीटा। तो अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ की है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। ये कितना एंगल होता है, ये टोटल ये होता है 180, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पता है वो कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है वो कितना है थीटा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 180। तो अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है तो कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, हमारे पास जो न्यू ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे, ये देख लें, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है वी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एच, ठीक है। तो इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, एच हाइट, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि हमारे पास ये जो एंगल है ये थीटा है, ये टोटल एंगल कितना होता है 180। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब परपेंडिकुलर को ट्राई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा वी डी टी, ये क्या है हाइट एच, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी डी टी हाइट एच 180 माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया है, मैंने जस्ट इस यहाँ पे इस छोटे ट्राइंगल को बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर इस छोटे ट्राइंगल को मैं देख लूँ तो इस छोटे ट्राइंगल में साइन क्या होगा, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन हमारे पास क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देख लें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एच, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख लें साइन, यहाँ पे आप देख लें, आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है एच, ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है वी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय वी डी टी, ठीक है। यहाँ पे 180 माइनस थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप एंगल को देख ले वो कितना है 180 माइनस थीटा इस छोटे ट्राइंगल के लिए।
अगर मैं साइन थीटा को लिखना चाहूँ, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इस टोटल ट्राइंगल के लिए अगर मैं साइन को लिखना चाहूँ तो साइन क्या होगा, साइन और यहाँ पे एंगल कितना है 180 माइनस थीटा इस ट्राइंगल के लिए, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर h हाइपोटेन्यूज v dt, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय v dt, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ये h यहाँ पे रह जाएगा और ये v dt इसको यहाँ पे लेके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू v dt साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये बात भी पता होगी, मैथ्स में आपने ये पढ़ा होगा कि साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, साइन 180 माइनस थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एच इस एच को अपनी जगह पे रखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बाद साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हमारे पास इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी डी टी अपनी जगह पे आएगा, साइन 180 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो h इज इक्वल टू वी डी टी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें हाइट नहीं पता था, आपको मैंने क्या कहा था कि हमें यहाँ पे एरिया को फाइंड करना है, इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमें बेस पता था वो r था, ठीक है, लेकिन हाइट का हमें नहीं पता था, तो हाइट h हमने फाइंड कर ली, वो कितनी है, h इज इक्वल टू वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम h इज इक्वल टू वी डी टी साइन थीटा हाइट की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे इस हाइट की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ बेस यहाँ पे कितना है इस ट्राइंगल का r, तो यहाँ पे r मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट हमने फाइंड की वो कितनी है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे क्या है एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा था कि डी टी टाइम में इसने कितना एरिया कवर किया होगा, यहाँ पे आप देख लें, ये आपको मैंने क्या कहा था कि ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक डी टी टाइम में कितना चला होगा, ठीक है। तो हमने किसकी बात की थी, डी टी टाइम की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने एरिया कितना कवर किया होगा, डी ए एरिया कवर किया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने किस चीज़ की बात की थी, डी टी टाइम की बात की थी, ठीक है। आपको मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि हम मान लेते हैं कि डी टी टाइम में ये कितना चला है, ठीक है। तो डी टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है। तो डी टी टाइम में इसने एरिया कितना कवर किया होगा, डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है इसको हम लिख सकते हैं डी ए, ठीक है। तो एरिया की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए, ठीक है। तो डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है, कि जब प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है, ठीक है, जब प्लेनेट सन के अराउंड चलता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जब प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जब प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो जब प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या भी हुआ है कि हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ये एक इलिप्स है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये एक इलिप्स है, ठीक हो गया। ये हमारे पास सन है, ठीक है, इस प्लेस में ये हमारे पास प्लेनेट है, ठीक है। प्लेनेट और सन के दरमियान कुछ डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सन के अबाउट इस प्लेनेट का टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। और r डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें r और f जो है, r और f के दरमियान एंगल कितना है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कहीं पे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इलिप्स है, ठीक है। इस इलिप्स में यहाँ पे हमारे पास सन है, ठीक है, यहाँ पे प्लेनेट है, ठीक है। प्लेनेट और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, r, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इस प्लेनेट का इस सन के अबाउट टॉर्क कितना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि टॉर्क को हमेशा आप क्या करते हैं, टॉर्क अगर आपको याद हो तो टॉर्क में हमने ये पढ़ा था कि हम टॉर्क को हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस प्लेनेट का टॉर्क फाइंड करना चाहे इस सन के अबाउट, ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स होती है, टॉर्क में क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होगी, तो ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और ये हमारे पास आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आर और एफ, यहाँ पे ये ग्रेविटेशन फोर्स एफ, ठीक है, और ये हमारे पास आर है, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टॉर्क हमारे पास होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि टॉर्क में या तो आर परपेंडिकुलर होगा या फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या मोमेंट आर्म आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा या फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, और आर भी ये है, ठीक है, आर भी ये है और फोर्स भी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब आर और फोर्स जो है वो दोनों क्या है, आर और एफ जो है वो दोनों क्या है, दोनों सेम लाइन पे है, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों सेम लाइन पे, ठीक है। तो जब दोनों सेम लाइन पे होंगे तो आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 0 या 180, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आर और एफ के दरमियान एंगल कितना है, 180, ठीक है। आर का ये डायरेक्शन है और एफ का ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये एफ का डायरेक्शन है और ये आर का डायरेक्शन है। तो आर और एफ के दरमियान एंगल कितना है, 180, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 180, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि साइन 180 क्या होता है, साइन 180 हमारे पास इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि साइन 180 क्या होता है, 0, ठीक है। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा एंगुलर मोमेंटम, हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपने पढ़ा होगा टॉर्क में, एंगुलर मोमेंटम में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि टॉर्क इज इक्वल टू डेल एल डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। तो अगर हमारे पास टॉर्क 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टॉर्क हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि प्लेनेट जब सन के अराउंड घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है जब प्लेनेट सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का है, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के। तो पी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एम वी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम वी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉस आता है, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, साइन, क्योंकि हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी आपने एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। फिर हमारे पास पी यहाँ पे मोमेंटम है तो हमारे पास आर क्रॉस एम वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम में, अगर आपको याद हो तो एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन को आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। तो हमारे पास एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये हो गया एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर आप इक्वेशन 1 पे आ जाए, इक्वेशन 1 यहाँ पे देख लें आर वी साइन थीटा, यहाँ पे आर, ये वी और ये साइन थीटा। और इक्वेशन 2 पे आ जाए तो इक्वेशन 2 में क्या है, आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आर वी साइन थीटा और यहाँ पे क्या है, आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर वी साइन थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, आर वी साइन थीटा, ठीक है। सिर्फ कमी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एम है और यहाँ पे एम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस इक्वेशन 1 को उठा के इक्वेशन 1 को उठाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एम से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एम से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आर वी साइन थीटा, ठीक है, और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास आ रहा है आर वी साइन थीटा, ठीक है, लेकिन जस्ट वहाँ पे m है और यहाँ पे m नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 को m से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और m से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई m, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इक्वेशन 1 को m से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इक्वेशन 1 को m से मल्टीप्लाई भी करेंगे और m से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, हम इक्वेशन 1 को m से मल्टीप्लाई भी करेंगे और m से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से m मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आर वी डी साइन थीटा m डिवाइड बाई m, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें कि क्वेश्चन 2 में हमारे पास L क्या होता है, L इज इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, आर वी एम साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एम वी आर साइन थीटा की जगह यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आर, तो यहाँ पे भी आर आ रहा है, यहाँ पे वी, तो यहाँ पे भी वी आ रहा है, और यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस एम वी आर साइन थीटा की जगह यहाँ पे एल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी ए डिवाइड बाई हाफ, और आर एम वी आर साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट देंगे, एल पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा, एल डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू हाफ एम बी आर साइन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे एल, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ एल डी टी डिवाइड बाई एम, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को डी टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आएगा, एक्सप्रेशन डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। फिर आपको मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल, तो एल यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, कांस्टेंट, 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एल भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और m भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बात प्रूफ कर ली कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2m, तो एल यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, m यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड था, इसको हमने यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो केप्लर्स के सेकंड लॉ को हमने यहाँ पे प्रूफ किया। केप्लर्स का सेकंड लॉ क्या था कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 को m से मल्टीप्लाई भी किया था और m से डिवाइड भी किया था, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आया था डी ए इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा m डिवाइड बाई m, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख ले आर एम वी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो इस आर एम वी साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर वी एम साइन थीटा की जगह यहाँ पे आप देख ले आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे एम वी, तो यहाँ पे भी एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो आर एम वी साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे एल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी ए डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और आर वी एम साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर एम वी साइन थीटा की जगह यहाँ पे एल आ जाएगा, तो 1/2, और आर एम वी साइन थीटा की जगह एल आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ इस आर एम वी साइन थीटा की जगह एल, ठीक है, डी टी अपनी जगह पे, डी टी यहाँ पे, और एम अपनी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, आर एम वी साइन थीटा की जगह यहाँ पे एल पुट कर दिया, ठीक है। तो हाफ एल डी टी अपनी जगह पे, ठीक है, और एम भी अपनी जगह पे, तो हाफ एल टी टी डिवाइड बाई एम, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि बोथ साइड को डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2m, ठीक है। तो यहाँ पे एल भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये था हमारे पास केप्लर्स का सेकंड लॉ।